समंदर से सिर्फ 100 फीट की ऊंचाई पर ये प्लेन इस वक्त अंधेरे बादलों के बीच तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है। अंदर मौजूद 58 लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि वो मौत के कितने करीब हैं। कैप्टन को पूरा यकीन है कि वो प्लेन को रनवे पर उतार रहे हैं, लेकिन असल में रनवे यहां से मीलों दूर है। फर्स्ट ऑफिसर घबरा कर कहता है, सर ये सही नहीं है। लेकिन कैप्टन जिद पर अड़े हैं। रिलैक्स, सब ठीक है। कमाल की बात है, अभी कुछ घंटे पहले ही कैप्टन ने इस फ्लाइट को बिल्कुल इसी तरह मुसीबत में डाला था और तब भी ये प्लेन क्रैश होने से बाल बाल बचा था। लेकिन इसके बावजूद अब ये फिर से अपनी वही गलती दोहरा रहे हैं। अब क्या इस बार कैप्टन को उनकी ये गलती भारी पड़ेगी या फिर फर्स्ट ऑफिसर इस प्लेन को क्रैश होने से बचा लेंगे? जानने के लिए बने रहिए। कैसाब्लैंका एयरपोर्ट पर अभी अभी बोर्डिंग पूरी हुई है और रॉयल एयर मैरोक एक्सप्रेस की फ्लाइट 439 टेक ऑफ के लिए तैयार है। आज की उड़ान लंबी नहीं है, बल्कि 4 छोटे छोटे डोमेस्टिक रूट्स पर है। कैसाब्लैंका से अल होसीमा, फिर वहां से टैंजियर, उसके बाद वापस अल होसीमा और अंत में फिर से कैसाब्लैंका लौटना। कुल मिलाकर ये एक रूटीन फ्लाइट है जिसे हर दिन बिना किसी दिक्कत के ऑपरेट किया जाता है। बाहर मौसम बिल्कुल साफ है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही। कैप्टन जो इस फ्लाइट को ऑपरेट कर रहे हैं 61 साल के हैं और 13,000 घंटे से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं। लेकिन ये एक्सपीरियंस बोइंग 737 में है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने ATR-72 पर शिफ्ट किया है और इस प्लेन में अभी तक सिर्फ 193 फ्लाइट आवर्स ही बिताए हैं। कैप्टन के साथ मौजूद फर्स्ट ऑफिसर उनसे काफी कम एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनके पास सिर्फ 1000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। इन दोनों के अलावा कॉकपिट में एक तीसरा शख्स भी है, एक नया ट्रेनी पायलट जो जंप सीट पर बैठा SOPs को ऑब्जर्व कर रहा है। रनवे क्लियरेंस मिल चुका है, जिसके कुछ ही सेकंड बाद फ्लाइट 439 कैसाब्लैंका से अल होसीमा के लिए टेक ऑफ कर जाती है। इस वक्त सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन तभी अचानक कॉकपिट की स्क्रीन पर एक वार्निंग लाइट जल उठती है, टेरेन फॉल्ट। फर्स्ट ऑफिसर अलर्ट हो जाते हैं। वो स्क्रीन की तरफ देखते हैं, लेकिन कैप्टन के चेहरे पर कोई चिंता नहीं दिखती। ये अलार्म प्लेन के एनहांस ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम यानी EGPWS से जुड़ा है। वो सिस्टम जो प्लेन को किसी भी खतरे से पहले आगाह करता है। पर क्योंकि इस वक्त प्लेन क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पर है, यानी कोई पहाड़ या कोई दूसरी बाधा आसपास नहीं है, इसलिए ये वार्निंग शायद एक एरर है। कैप्टन हल्के से मुस्कुराकर कहते हैं, GPS सिग्नल वीक हो गया होगा। ये सिस्टम वैसे भी भरोसे के लायक नहीं है। फर्स्ट ऑफिसर थोड़ी देर स्क्रीन पर देखते हैं और कुछ सेकंड्स बाद वार्निंग लाइट खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। GPS सिग्नल रिस्टोर हो चुका है और सिस्टम फिर से नॉर्मल है। क्रू पायलट सिर हिलाते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं। अंदर ही अंदर उन्हें अजीब भी लग रहा है कि कैप्टन एक वार्निंग सिग्नल को इतना हल्के में क्यों ले रहे हैं। अल होसीमा अब कुछ ही मिनटों की दूरी पर है, लेकिन मौसम पहले से ही खराब नजर आ रहा है। आसमान घने बादलों से ढका हुआ है और विजिबिलिटी बहुत कम है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से अपडेट आता है, क्लाउड सीलिंग 800 फीट है, ओवरकास्ट हल्की धुंध। यानी रनवे जमीन से सिर्फ 800 फीट ऊपर से ही दिखाई देना शुरू होगा और अगर इससे नीचे बादल हुए तो पायलट्स को कोई भी विजुअल रेफरेंस नहीं मिलेगा। कैप्टन अल होसीमा के लिए RNAV अप्रोच पर जा रहे हैं, जिसमें प्लेन GPS के जरिए खुद को रनवे की सही पोजीशन पर अलाइन करता है। इस वक्त RNAV अप्रोच का मिनिमम डिसेंट ऑल्टीट्यूड यानी MDA 1030 फीट है। इसका मतलब यह है कि अगर 1030 फीट तक पहुंचने के बाद भी रनवे दिखाई नहीं देता तो रूल्स के अकॉर्डिंग पायलट को बिना कोई रिस्क लिए मिस्ड अप्रोच यानी दोबारा ऊपर उड़ान भरकर लैंडिंग की दूसरी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कैप्टन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। प्लेन धीरे धीरे नीचे आ रहा है और अब 1030 फीट यानी MDA
फर्स्ट ऑफिसर अपनी सीट से हल्का सा आगे झुकते हैं और देखते हैं कि रनवे का कोई नामो निशान नहीं है। बादल घने हैं और धुंध हर तरफ है। इस वक्त कैप्टन को तुरंत मिस्ड अप्रोच कर देना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, बल्कि वो प्लेन को और नीचे ले जाते हैं। फर्स्ट ऑफिसर की सांसें हल्की सी तेज हो जाती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। प्लेन लगातार नीचे आ रहा है। फर्स्ट ऑफिसर झिझकते हुए बोलते हैं, सर, हमें मिस्ड अप्रोच कर लेनी चाहिए। लेकिन कैप्टन चुप रहते हैं। कैप्टन का डिसेंट अभी भी जारी है और तभी अचानक कॉकपिट में एक जोरदार अलार्म बज उठता है। फर्स्ट ऑफिसर अब पूरी तरह पैनिक में आ चुके हैं। सर, हमें तुरंत गो अराउंड करना होगा। कैप्टन अब रिएक्ट करते हैं। वो अचानक प्लेन की नोज ऊपर खींचते हैं और थ्रस्ट बढ़ा देते हैं। प्लेन सिर्फ 45 फीट की ऊंचाई पर था, यानी समंदर से सिर्फ 13 मीटर ऊपर। थोड़ी सी और देर होती तो फ्लाइट 439 सीधा समंदर में क्रैश कर जाती। कॉकपिट के बाहर सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है और प्लेन क्रैश होने से पाल पाल बचा है। खैर, प्लेन धीरे धीरे ऊपर जाता है और अब ये 108 फीट पर है। अगले कुछ सेकंड्स में आखिरकार बादलों के बीच से रनवे नजर आता है। कैप्टन तुरंत प्लेन को रनवे की तरफ मोड़ते हैं और कुछ सेकंड बाद प्लेन सेफ लैंडिंग कर लेता है। लेकिन अब सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी खतरनाक सिचुएशन से निकलने के बावजूद कैप्टन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। फर्स्ट ऑफिसर किसी तरह अपनी सांसें संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैप्टन अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए कहते हैं, अच्छी लैंडिंग हुई। फर्स्ट ऑफिसर कुछ सेकंड तक शॉक्ड रह जाते हैं। ये पहली बार था जब वो इतनी सीरियस सिचुएशन में थे और कोई कैप्टन इस तरह की गलती को सीरियसली नहीं ले रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस तरह से कैप्टन प्लेन को अगली फ्लाइट के लिए तैयार करने लगते हैं। प्लेन को अब अल होसिमा से तंजियर की तरफ उड़ान भरनी है और ये एक बार फिर से टेक ऑफ के लिए तैयार है। जैसा कि तय हुआ था, कैप्टन इस लेग में प्लेन का कंट्रोल फर्स्ट ऑफिसर को देने वाले हैं। अल होसिमा से टैंगियर की उड़ान एक शॉर्ट हॉल फ्लाइट थी, जिसमें सब कुछ नॉर्मल तरीके से हुआ। फ्लाइट बिना किसी दिक्कत के ऑपरेट हुई, ना कोई वार्निंग ना कोई रिस्क। टैंगियर एयरपोर्ट पर लैंडिंग स्मूथ रही और अब वक्त है टैंगियर से वापस अल होसिमा लौटने का। इस बार भी फ्लाइट का कंट्रोल फर्स्ट ऑफिसर के पास है, जबकि कैप्टन सिर्फ मॉनिटर करने वाले हैं। जल्दी जल्दी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके ये प्लेन अपने तय समय पर टैंगियर से टेक ऑफ कर जाता है। प्लेन इस वक्त 13,000 फीट की ऊंचाई पर क्रूज कर रहा है, लेकिन कॉकपिट में एक अजीब सी खामोशी है। फर्स्ट ऑफिसर अभी भी उसी समुद्र वाले इंसिडेंट के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये प्लेन फिर से उसी एयरपोर्ट पर लौट रहा है जहां से पिछली बार गड़बड़ हुई थी। लेकिन इस बार हालात पहले से भी ज्यादा खराब होने वाले हैं। अल होसिमा की तरफ बढ़ते हुए कैप्टन अब को पायलट को लैंडिंग का प्लान समझा रहे हैं। पिछली बार उन्होंने RNAV अप्रोच लिया था, लेकिन इस बार वो VOR या DME अप्रोच यूज करने वाले हैं, जिसका MDA पहले वाले से थोड़ा कम, सिर्फ 760 फीट है। VOR एक रेडियो सिग्नल भेजता है, जिससे प्लेन को पता चलता है कि वो रनवे से किस दिशा में है, और DME सिस्टम बताता है कि प्लेन रनवे से कितनी दूरी पर है। तो कैप्टन के VOR या DME अप्रोच यूज करने के जवाब में फर्स्ट ऑफिसर अपनी सहमति से सिर हिलाते हैं, लेकिन इसके बाद कैप्टन जो कहते हैं वो उनके अंदर एक अजीब सा डर बैठा देता है। कैप्टन, अगर रनवे नहीं दिखा तो हम 400 फीट तक नीचे जाते रहेंगे और वहीं होल्ड करेंगे जब तक रनवे नजर नहीं आता। फर्स्ट ऑफिसर एक पल को रुकते हैं। ये प्लान SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के खिलाफ है। MDA, जिससे नीचे जाना खतरनाक और इलीगल है, लेकिन कैप्टन इसे एकदम नॉर्मल तरीके से बोल रहे हैं, जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। फर्स्ट ऑफिसर मन ही मन में सोचते हैं कि वो कैप्टन को ऐसा करने से मना करें, लेकिन ये कहने की उनकी हिम्मत नहीं हो पाती। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने विरोध किया तो या तो कैप्टन उन्हें डांट देंगे या फिर अनसुना कर देंगे।
ऐसे में फर्स्ट ऑफिसर थोड़ा झिझकते हुए एक सुझाव देते हैं। सर, पिछली बार हमें EGPWS की वजह से अलार्म सुनने पड़े थे। हो सकता है इस बार भी वही हो कि हमें इसे डिसेबल कर देना चाहिए। कैप्टन कुछ सेकंड के लिए सोचते हैं और फिर सिर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ सही कह रहे हो। अब इस प्लेन में कोई भी टेरेन पुल अप अलार्म नहीं बजेगा। अगर प्लेन पहाड़, समंदर, किसी बिल्डिंग या जमीन से ज्यादा करीब भी जाएगा तो भी कोई वार्निंग नहीं मिलेगी, जो बहुत खतरनाक है। अल होसीमा की तरफ मौसम अब पहले से भी ज्यादा खराब हो चुका है, लेकिन कैप्टन को कोई फर्क नहीं पड़ता। कैप्टन को पूरा भरोसा है कि वो ये अप्रोच सही से कर लेंगे। फ्लाइट 439 अब लैंडिंग के लिए बढ़ रही है। शाम के 7:40 पर प्लेन अल होसीमा एयरपोर्ट के रनवे 17 के लिए अपनी फाइनल अप्रोच शुरू करता है। ATC पहले ही रिपोर्ट दे चुका है कि रनवे पर विजिबिलिटी सिर्फ 600 फीट है। घने बादल हैं और नीचे हल्की धुंध फैली हुई है। इसका मतलब साफ है, अगर 600 फीट तक नीचे आने के बाद भी रनवे नहीं दिखा तो गो अराउंड ही एकमात्र ऑप्शन होगा। 7:41 पर कैप्टन ऑटो पायलट को वर्टिकल स्पीड मोड में डालते हैं और डिसेंट रेट -1800 फीट पर मिनट पर सेट कर देते हैं, यानी प्लेन 1 मिनट में 1800 फीट नीचे आएगा। ये देखकर फर्स्ट ऑफिसर के माथे पर पसीना आ जाता है। फर्स्ट ऑफिसर तुरंत ऑटो पायलट का डिसेंट रेट बदलते हैं और -1000 फीट पर मिनट पर सेट कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो राहत की सांस लें, कैप्टन गुस्से में ऑटो पायलट का कंट्रोल दोबारा लेते हैं और डिसेंट रेट वापस -1800 कर देते हैं। फर्स्ट ऑफिसर उनकी तरफ देखते हैं, लेकिन वो चुप रहते हैं। 7:42 पर प्लेन अब 1500 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका है और इसका ऑल्टीट्यूड बहुत तेजी से घट रहा है। फर्स्ट ऑफिसर कॉकपिट की खिड़की से बाहर झांकते हैं, लेकिन अंधेरे और बादलों के अलावा कुछ नहीं दिखता। MDA 760 फीट पर है, यानी अगर यहां तक आते आते रनवे नहीं दिखा तो तुरंत गो अराउंड करना होगा। लेकिन कैप्टन डिसेंट रोकने के बजाय प्लेन को और नीचे ले जाते हैं। फर्स्ट ऑफिसर घबराते हुए, सर हमें गो अराउंड करना चाहिए। लेकिन कैप्टन कुछ जवाब नहीं देते। अब तक रनवे दिख जाना चाहिए था, लेकिन बाहर अब भी सिर्फ घना कोहरा है। फर्स्ट ऑफिसर दोबारा बोलते हैं, सर हम बहुत नीचे आ चुके हैं। लेकिन कैप्टन अब पूरी तरह जिद पर अड़ चुके हैं। कैप्टन, बस थोड़ा और नीचे चलते हैं। अब फ्लाइट 200 फीट पर आ चुकी है। फर्स्ट ऑफिसर को समझ नहीं आ रहा कि कैप्टन किसका इंतजार कर रहे हैं। प्लेन अब सतह से बेहद करीब है, लेकिन रनवे अब भी नहीं दिख रहा। फर्स्ट ऑफिसर को अब एहसास हो चुका है कि अगर वो अभी कुछ नहीं करेंगे तो फ्लाइट क्रैश हो जाएगी। इसलिए वो फैसला लेते हैं, हम बहुत नीचे आ चुके हैं, मैं प्लेन को ऊपर ले जा रहा हूँ। वो झटके से ऑटो पायलट को डिस्कनेक्ट करके स्टिक को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं ताकि प्लेन ऊपर उठे, लेकिन कैप्टन का हाथ उनसे भी पहले मूव करता है। कैप्टन स्टिक को पूरी ताकत से नीचे धकेलते हैं और दोनों पायलट कंट्रोल के लिए खींचतान कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफिसर स्टिक ऊपर खींच रहे हैं, लेकिन कैप्टन बार बार जबरदस्ती नोज नीचे कर रहे हैं। कैप्टन की जबरदस्त चीख कॉकपिट में गूंजती है, लेट मी फ्लाई द प्लेन। और इससे पहले कि फर्स्ट ऑफिसर कुछ कर पाए, अगले ही सेकंड एयरक्राफ्ट का निचला हिस्सा समंदर से टकरा जाता है और प्लेन में 3.2 G ग्रेविटेशनल फोर्स का एक बेहद तेज झटका महसूस होता है। इसका मतलब यह है कि प्लेन के पानी में टकराने से पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के शरीर पर उनके वजन का 3.2 गुना बल पड़ता है। ये झटका इतना तेज था कि इसकी वजह से प्लेन टकराते ही वापस हवा में उछल जाता है। इंजन से पानी के छींटे उठते हैं और फ्यूल टैंक के कुछ टुकड़े टूटकर बिखरने लगते हैं। लेकिन कैप्टन की बेवकूफी देखिए, वो अब भी नोज नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफिसर बुरी तरह चिल्लाते हैं, स्टॉप, वी विल क्रैश अगेन। लेकिन कैप्टन नहीं मानते और इससे पहले कि किसी को सोचने का कोई मौका मिले, स्टिक फिर से नीचे की जाती है और प्लेन दूसरी बार समंदर से टकराता है। इस बार पहले से भी ज्यादा 3.9 G की फोर्स से प्लेन पानी में गिरता है। इस वक्त प्लेन का पूरा निचला हिस्सा पानी में डूब चुका है। इंजन के लोअर सेक्शन डैमेज हो चुके हैं
लैंडिंग गियर टूट चुका है। अब अगर प्लेन को किसी तरह बचाया भी गया तो भी इसको दोबारा उड़ाना नामुमकिन होगा। लेकिन इस बार की टक्कर के तुरंत बाद फर्स्ट ऑफिसर अपनी स्टिक को खींचने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। वो स्टिक को इतनी जोर से ऊपर खींचते हैं कि आखिरकार प्लेन पानी से ऊपर उठने लगता है। ये वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं था। प्लेन धीरे धीरे करके पानी से ऊपर उठते हुए 200 फीट पर आता है। कॉकपिट में अब सन्नाटा है। कैप्टन के हाथ अब स्टिक से हट चुके हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। दोनों इंजन पानी को छू चुके हैं। लैंडिंग गियर पूरी तरह डैमेज है और नीचे का हिस्सा पूरी तरह फट चुका है। अब सवाल ये नहीं है कि ये फ्लाइट सेफ लैंड होगी या नहीं, बल्कि ये है कि ये जमीन तक पहुंच भी पाएगी या नहीं। इस वक्त प्लेन को हवा में बने रहने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। फर्स्ट ऑफिसर घबराए और डरे हुए हैं, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभालते हैं। कैप्टन के चेहरे से साफ पता चल रहा है कि वो भी पूरी तरह से हिल चुके हैं। अब उन्हें सबसे पहले कोई नजदीकी एयरपोर्ट ढूंढना होगा, क्योंकि अल होसीमा में लैंड करने के लिए फिर से फाइनल अप्रोच शुरू करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए पायलट अपने सबसे करीबी नैडोर एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट करने का फैसला लेते हैं। एटीसी से संपर्क किया जाता है। रॉयल मैरोक एक्सप्रेस फ्लाइट 439, वी आर डाइवर्टिंग टू नैडोर। एटीसी की तरफ से तुरंत जवाब आता है। 439, इस डाइवर्जन का कारण बताइए। कैप्टन थोड़ी देर तक चुप रहते हैं, फिर अचानक जवाब देते हैं। वी हैड अ बर्ड स्ट्राइक, हमारे प्लेन से एक पक्षी टकरा गया है। फर्स्ट ऑफिसर हैरानी से उनकी तरफ देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहते। ये झूठ था। लेकिन अगर वो सच बताते कि उनका प्लेन 2 बार क्रैश हुआ है तो तुरंत जांच शुरू हो जाती और शायद कैप्टन का करियर वहीं खत्म हो जाता। अब फ्लाइट 439 धीरे धीरे नैडोर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रही है और 20 मिनट बाद ये प्लेन एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए तैयार हो जाता है। फर्स्ट ऑफिसर आहिस्ता से बहुत संभाल कर प्लेन को नीचे लाते हैं, लेकिन फिर भी रनवे पर टच डाउन करने के दौरान एक जोरदार झटका लगता है, जिससे कुछ और मेटल के टुकड़े टूटकर बिखर जाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि प्लेन रनवे पर रुक जाता है। सभी 58 पैसेंजर सही सलामत हैं, किसी को खरोच तक नहीं आई। लेकिन प्लेन अब पूरी तरह से बेकार हो चुका है और अब बारी थी एयरलाइन को जवाब देने की। इस वक्त नैडोर एयरपोर्ट के ग्राउंड क्रू प्लेन के चारों तरफ खड़े हैं और वो प्लेन की हालत देखकर हैरान हैं। वो देखते ही समझ जाते हैं कि ये बर्ड स्ट्राइक का कमाल नहीं है। इसलिए एयरलाइन तुरंत एविएशन अथॉरिटी को रिपोर्ट भेजती है और अगले ही दिन जांच शुरू हो जाती है। सबसे पहले कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी सीवीआर निकाला जाता है, जिसे सुनने के बाद कुछ चौंकाने वाले वर्ड सामने आते हैं। कीप गोइंग, दिस इज नॉट नॉर्मल, टेरेन पुल अप, ओह या दैट इज फाइन। जब इन रिकॉर्डिंग्स को सुना गया तो एविएशन अधिकारियों को यकीन नहीं हुआ। कैप्टन ने जबरदस्ती प्लेन को नीचे लाने की कोशिश की। EGPWS वार्निंग को पूरी तरह नजरअंदाज किया और फर्स्ट ऑफिसर के विरोध करने के बावजूद स्टिक को नीचे दबाते रहे। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह थी कि EGPWS जानबूझकर बंद किया गया। फाइनल रिपोर्ट में रॉयल एयर मैरोक एक्सप्रेस फ्लाइट 439 को लेकर जो निष्कर्ष निकला वो एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका था। कैप्टन की जबरदस्त लापरवाही और नियमों की अनदेखी ने 58 लोगों की जान खतरे में डाल दी थी। एक ही फ्लाइट में 2 बार क्रैश होना, और वो भी सिर्फ पायलट की जिद और गलत फैसलों की वजह से, ये शायद एविएशन इतिहास की सबसे चौंकाने वाली घटनाओं में से एक थी। एयरलाइन ने इस घटना के बाद नई सेफ्टी ट्रेनिंग शुरू की ताकि इस तरह की लापरवाहियां दोबारा ना हो सके। रॉयल एयर मैरोक एक्सप्रेस फ्लाइट 439 बच तो गई, लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या ऐसे पायलट्स के साथ हमें उड़ान भरनी चाहिए? इस फ्लाइट को ऑपरेट करने वाले कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर के नाम अब तक पब्लिकली नहीं बताए गए हैं। ये भी क्लियर नहीं है कि इस हादसे के बाद उनके साथ क्या हुआ। क्या उन्हें दोबारा प्लेन उड़ाने की इजाजत मिली या फिर हमेशा के लिए बैन कर दिया गया? ये आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।